गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, इक्वेटर पार्ट 1 देखा था, जिसमें इक्वेटर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उसके बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लोग उस पर आधारित जो प्रश्न डिफरेंट एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है कि निम्न में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी ये जो आपके कंट्री गिवन है उसमें से किस कंट्री से होकर इक्वेटर जो हमारी पास करते हैं। तो जहाँ तक इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर को हम लोगों ने देखा था कि ये 13 देश है। कितने देश? 13 देश, 3 महादेश, 13 देश, 13 देश और 3 महादेशों से होकर गुजरती है। अगर महादेश की बात करें तो ये आपका था एक साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 3 महादेशों में हम लोगों ने देखा था कि ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आफ्टर डेट एशिया से होकर गुजरती है। अगर देश में देखें तो साउथ अमेरिका का 3 कंट्री आपका जो था, जिसमें हम लोगों ने देखा था ई काबा। तो ई काबा में हम लोग ने देखा था इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद देखा था माइक, ई काबा माइक। तो माइक में हम लोग ने देखा था मलेशिया, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। मलेशिया, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। उसके बाद देखा था सोनाली कन्या गई युगांडा। सोनाली कन्या गई युगांडा, यानी इसमें आपका सोनाली का मतलब सोमालिया, कन्या का मतलब केन्या, गई का मतलब गैबोन और युगांडा आपका। तो 6, 4, 10। और उसके बाद 3 और जो देश थे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य, और उसके बाद एक साओ टोम प्रिंसेस। तो 13 देश, ई काबा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद था माइक, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड आफ्टर डेट किरिबाती, सोनाली कन्या गई युगांडा, सोमालिया, केन्या, गैबोन एंड युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक और साओ टोम प्रिंसिप। तो इन 13 देशों में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। ब्राज़ील तो है आपका, लेकिन जाम्बिया है क्या कहीं? नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन भी देखते हैं तो कोलंबिया। हाँ, ये अमेरिकन कंटिनेंट का आपका जो है कोलंबिया से होकर पास करते हैं, ई काबा कोलंबिया। केन्या, हाँ ये भी है आपका केन्या, अफ्रीकन कंटिनेंट का ये कंट्री है केन्या। और एक है इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर क्या करते हैं, ये हमारे इक्वेटर पास करते हैं। तो इन 13 देशों को आप पूरी तरीके से याद कर लोगे, क्योंकि आए दिन बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं, और जब ध्यान नहीं रखोगे तो ये देश याद करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो इसमें देखते हैं प्रश्न। अगर नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो गिवन है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। द लेंथ ऑफ इक्वेटर की लंबाई कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 6400 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन है 12,800 किलोमीटर एंड डी नंबर ऑप्शन है 5,000 किलोमीटर। जैसा इक्वेटर के बारे में पढ़ा था कि इक्वेटर जो है आपका एक इमेजिनरी काल्पनिक लाइन है जो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम बीचों बीच सेंटर से होकर गुजरते हैं, यानी बीचों बीच होकर गुजरते हैं। इसलिए सबसे ये आपका बड़ी है, सबसे ये बड़ी लाइन है। और इसका लंबाई देखे थे तो हम लोगों ने देखा था इसका लंबाई 40,090 किलोमीटर,
40,090 किलोमीटर, कहीं कहीं आपका 40,075 किलोमीटर देती है, यानी 40,000 प्लस है, अप्रोक्स हम लोग रख सकते हैं। इस ऑप्शन में देखा जाए 6400 किलोमीटर, कहीं से बात नहीं बनती है, आसपास भी नहीं है। 40,000 किलोमीटर इसको देखा जा सकता है, लेकिन और ऑप्शन को देख लेते हैं। 12,800 किलोमीटर, कहीं दूर दूर तक ये नज़र नहीं आ रही है, और ये 5,000 किलोमीटर। तो जब भी ऐसा अगर प्रश्न आ जाए यहाँ पे आपका एक्यूरेट लेंथ की चर्चा ना की जा रही हो, तो आसपास का जो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे नज़दीक का जो वैल्यू आपको गिवन है आपका वो 40,000 किलोमीटर है। तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। भूमध्य रेखा की लंबाई आपका 40,090 किलोमीटर, जो सबसे बड़ी अक्षांश है, जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। और ये ग्रेट सर्कल यानी कि 0 डिग्री यानी सेंटर से पास होने के कारण इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। और यहाँ दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें सालों भर परपेंडिकुलर पड़ती है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट इसमें प्रश्न देखते हैं। अगर इस प्रश्न को देखें तो भूमध्य रेखा गुजरती है, और ये पूछा हुआ एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो भूमध्य रेखा गुजरती है, किन देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन इस तरीके नहीं थे, आपका 1 2 3 4 करके दिए हुए थे, उसके बाद 1 2 2 3 3 4 1 3 इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहला कंट्री है गैबोन, दूसरा सोमालिया, तीसरा रवांडा और चौथा ब्राज़ील। 4 ऑप्शन को हम लोगों ने लिया है। अगर इसमें देखें तो हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से? 13 देशों से। 13 देशों में से इकाबा, माइक, सोनाली कन्या गई युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक और साओ टोम प्रिंसिप। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला है गैबोन। तो हम लोगों ने देखा था सोनाली कन्या गई युगांडा। तो गई का मतलब हमने देखा था गैबोन, गई का मतलब गैबोन, तो गैबोन से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन सही है। सोनाली यानी कि सोमालिया, यानी ये भी ऑप्शन सही है। रवांडा की हम लोगों ने कहीं चर्चा इसमें नहीं किया है, रवांडा से होकर इक्वेटर क्रॉस नहीं करती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का आपका देश है, तो ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा आपका 1 2 और 4, 1 2 और 4, यानी गैबोन, सोमालिया, ब्राज़ील, इन तीनों देशों से होकर इक्वेटर क्या करती है? क्रॉस करती है। इकाबा, माइक, सोनाली कन्या, गई युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक और कांगो गणराज्य, और उसके बाद साओ टोम प्रिंसिप, इन 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, अगर इस प्रश्न को देखें तो ये भी आपका पूछे हुए हैं, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कंट्रीज पे आधारित बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो भूमध्य रेखा गुजरती है, सेम वही चीज़, कितने देशों से? 13 देशों से। इकाबा, माइक, सोनाली कन्या, गई युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य और साओ टोम प्रिंसिप, इन 13 देशों से गुजरती है। और इन 13 देशों में आपका कौन? केन्या से होकर गुजरती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, ऑप्शन सी। तो बहुत सारे एग्जाम ये पूछे जाते हैं, तो अच्छी तरीके से बार बार 2 3 4 क्वेश्चन लाने का पर्पस यही है कि आप अच्छी तरीके से इसको माइंड में सेटअप कर लें। इकाबा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, माइक मलेशिया, इंडोनेशिया, किरीबाती, सोनाली कन्या गई युगांडा, सोमालिया, केन्या, गैबोन, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक और साओ टोम और प्रिंसिप, इन 13 देशों से को गुजरती है। जिसमें सबसे ज़्यादा बताया था मैंने कि इंडोनेशिया से, अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस देश से होकर गुजरती है, तो वो आपका है इंडोनेशिया। कहाँ से? इंडोनेशिया से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगर इस प्रश्न को देखें तो कह दिया है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण, यानी आप इसकी बात करें इक्वेटर से तो ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इक्वेटर से आपका उत्तर या दक्षिण, तो इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की जो आपका कोणीय दूरी है उसको क्या बोलेंगे? तो जैसे आप इक्वेटर से जाओगे, आपके इधर या इधर जाओगे, कुछ एंगल से जाओगे, तो ये आपका कोणीय दूरी क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षांश। ये आपका देशांतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपका क्या होता है? दो पोल को आपका यानी नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ता है। कौन? लॉन्गिट्यूड। प्रधान देशांतर आपका यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, ये तो होगा नहीं आपका। तो आंसर कौन आ जाता है? अक्षांश आ जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न को देखें, अगर इस प्रश्न में देखें तो कह रहा है बृहत वृत्त का उदाहरण है। बृहत वृत्त का उदाहरण है। बृहत वृत्त का मतलब होता है ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल, तो ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। ग्रेट सर्कल का मतलब होता है बड़ी से बड़ी सर्कल में बांटते हैं इसको। तो बताइए, तो यहाँ पे बृहत वृत्त का उदाहरण कर्क रेखा तो है नहीं कभी भी, क्योंकि अगर इक्वेटर की बात करें, सर्कल अर्थ की बात करें, तो यहाँ से बीचों बीच यानी सेंटर से अगर गुजरता है तो इसको दो पार्ट में यानी एक बड़े से सर्कल को, देखिए ये आपका हेमीस्फीयर कह सकते हैं, ये सर्कल को दो पार्ट में बांट रहा है। ये बड़ा से बड़ा सर्कल के रूप में कौन बांटेगा? वो आपका 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। तो सही इसका आंसर होगा आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो सही आंसर आपका इक्वेटर हो गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में। अगर नेक्स्ट प्रश्न की देखें, अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो कह रहा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यानी जब आप पोल की तरफ जाते हो, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो जो अक्षांश यानी लैटिट्यूड जो आपका है, तो लैटिट्यूड के व्यास यानी कि डायमीटर कि नेचर में क्या चेंज आती है? व्हेन यू गो एबव इक्वेटर टू द पोल या व्हेन वी गो इक्वेटर टू पोल, तो जैसे ही आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो नेचर आपका है डायमीटर का जो व्यास यानी अक्षांश लैटिट्यूड के जो व्यास हैं उसमें क्या चेंजेज आता है, यानी व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये मान लीजिए कि सर्कल है आपका अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री है, और आप पढ़ते हो किसी भी आपका एक सर्कुलर पार्ट का है कि ये सेंटर है आपका, तो सेंटर क्या होता है? सबसे बड़ा डायमीटर, सबसे बड़ा जो आपका कोण होता है, ये सबसे बड़ा कोण होगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या करें? डायमीटर कहते हैं। और ये डायमीटर ये क्या है आपका? ये सेंटर से होकर गुजर रही है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? इक्वेटर। अब जैसे इसके ऊपर चले जाओ, तो जैसे ही ऊपर जाओगे तो आप देख रहे हो कि लंबाई धीरे धीरे क्या होते जा रही है? इसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है। ऐसे ही नीचे की ओर आओ, अगर तो नीचे की भी अगर इक्वेटर से आप साउथ चलो या नॉर्थ चलो, तो आप देखते हो कि जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, जैसे ही आप इक्वेटर से फार जा रहे हो, दूर जा रहे हो यहाँ से, तो जो ये डायमीटर यानी ये कोड जो आपका है, ये इसका लेंथ में क्या आते जा रही है? कमी आते जा रही है। तो पहला ऑप्शन घटती है, यानी इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाते हो तो ये घटती है। हाँ सही हो सकता है। बढ़ती है कतई नहीं, ये बढ़ती है कभी नहीं। स्थिर नहीं, ये भी नहीं कह सकते स्थिर नहीं है। ये क्या हो रहा है? लगातार चेंजेज आ रही है। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, तो जो लेंथ है आपका लैटिट्यूड का वो क्या होते जाती है? डिक्रीज करते जाती है। और सबसे बड़ा आपका सेंटर से यानी कि जो इक्वेटर हो गया, और आफ्टर डेट व्हेन यू गो एबव और बिलो द इक्वेटर द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज, यानी जो
इसका लेंथ वो लगातार क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इस प्रश्न को देखोगे तो कह रहा है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, भूमध्य रेखा के अलावे जो है कौन सी अक्षांश रेखा लैटिट्यूड है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि इक्वेटर के अलावा, बिसाइड्स इक्वेटर, कौन जो आपका लैटिट्यूड है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो यहाँ पे देखो तो ये आपका जब इक्वेटर है इसको 2 भाग में बांट रही है, यानी इक्वल पार्ट में। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके अलावा क्या वैसे कोई लाइन हो सकती है जिसको 2 भाग में बांटे? क्योंकि जब हम ये करें कि ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है सेंटर से को गुजरती है, तो इसको हम ऊपर खींचे तो ये कैसे हम कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? अगर इसको आप 0 डिग्री मान रहे हो कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, लैटिट्यूड है, अगर ये इक्वेटर को हम लोग जानते हैं कि 2 भाग में बांट रहे हैं, और अगर इसके नॉर्थ में हम लोग लेते हैं 23.5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसके साउथ में लेते हैं 23.5 है, इसको क्या बोलते हैं, साउथ, ये बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि ये 0 डिग्री यानी जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, अगर इसके अतिरिक्त होता कोई तो इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो ये तभी संभव होता जब ये कहाँ होता, यहाँ पे होता, नहीं तो यहाँ पे होता, क्योंकि ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे सही जो आपका कौन है, इक्वेटर है। इक्वेटर के अलावा कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको 2 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। वो कौन सी लाइन होगी, लैटिट्यूड होगी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी? तो वो ओनली और ओनली कौन, इक्वेटर होगी। एकमात्र इक्वेटर होगा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर इस प्रश्न को देखें तो आपसे पूछ रहा है वह स्थान जिस पर सदैव दिन रात बराबर होता है। सदैव, हमेशा दिन और रात की जो पीरियड होते हैं, अवधि होती है, वो बराबर होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वेटर के अलावा ऐसी कोई लाइन है नहीं, क्योंकि इक्वेटर पे होल ईयर जो सन की जो रेज है आपका वो परपेंडिकुलर पड़ती है, सालों भर परपेंडिकुलर पड़ती है। तो वहाँ पे दिन और रात हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो इक्वेटर को छोड़कर ऐसी कोई लैटिट्यूड नहीं है जहाँ पे आपका दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आपका इक्वेटर। इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सदैव दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग से प्रश्न पूछा गया है कि डोल्ड्रम, डोल्ड्रम कटिबंध कहाँ पे है आपका, डोल्ड्रम जोन कहाँ पे है आपका? तो अगर डोल्ड्रम की बात करें तो एक घने झाड़ियों वाला क्षेत्र है, घने झाड़ियों वाला यानी एक फॉरेस्टेड पार्ट है। और डोल्ड्रम का जो क्षेत्र देखोगे तो ये इक्वेटर के, अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ है। नॉर्थ का जो आपका होता है 5 डिग्री और साउथ का जो होता है 5 डिग्री, यानी इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, यानी 5 डिग्री लैटिट्यूड कह सकते हो नॉर्थ, और यहाँ पे 5 डिग्री साउथ। तो इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इस बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं, डोल्ड्रम जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच को डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। और कहा जाता है इस क्षेत्र में घने जंगलों का बसाव है, क्योंकि सालों भर इक्वेटर पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होने के कारण बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस रीजन को हम लोग यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, डोल्ड्रम क्षेत्र। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। घने का मतलब डेंस, घने का मतलब क्या होता है? डेंस, जिसको लोग सघन भी कहते हैं। सघन तो कह रहे हैं पृथ्वी पे, अर्थ पे जो है आपका सबसे सघन डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलती है? तो डेंस फॉरेस्ट वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे जो प्लांट के लिए प्रॉपर जो रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, फर्टिलिटी आपका, ये सारे जब अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे क्या रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। और ऐसा क्षेत्र देखा जाता है इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, इक्वेटर के करीब है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल और टेम्परेचर भी प्रॉपर होल ईयर रहती है। तो इक्वेटर के जो रीजन होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं इक्वेटोरियल, जो आपका इक्वेटर पे कह सकते हैं, या इक्वेटोरियल जो रीजन है आपका, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पे आसपास जो होते हैं सघन वनों का फैलाव देखा जाता है। वहाँ जो जिसको एवरग्रीन बोलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो कुछ विशेषताएं हैं कि सालों भर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्ते गिराते नहीं हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, पेड़ बड़े मजबूत मुलायम होते हैं। यानी कहने का मतलब सालों भर हरा भरा वो क्षेत्र रहता है। और एक ऐसे इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी आपका पृथ्वी के धरातल तक पहुंचना इन क्षेत्रों में मुश्किल हो जाती है, इतने सघन होते हैं। आप इसी में नाम सुने होंगे केरला का शांत घाटी क्षेत्र। शांत घाटी जो कहाँ है? केरला में है। तो वो आपका क्या है? एक सघन क्षेत्र वाला ही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही एग्जाम्पल है, जो इक्वेटर के करीब स्थित है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में भी कि कांगो या जायरे नदी जो भूमध्य रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये अफ्रीकी एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जायरे। तो आज हम लोगों ने इक्वेटर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस पे आधारित प्रश्न आते रहते हैं। सबसे अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात देखें इक्वेटर में, तो जो 13 कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर जिन देशों से अगर गुजरती है वो बहुत ज़्यादा एराइज किए जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से याद कर लें, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आगे का जो वीडियो हम लोग इक्वेटर के बारे में पढ़े हैं, तो और जो लैटिट्यूड हैं उसके बारे में, जो कर्क रेखा मकर रेखा के रिलेटेड वीडियो को लाएंगे। तो आज तक इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। टेक केयर।